देखिए 4 मई 2026 की रात को एक ऐसा नंबर आया बंगाल के रिजल्ट में जो सिर्फ एक रिजल्ट नहीं था, वो नंबर था 207। बीजेपी को 207 सीट और टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी को केवल 80 सीट। 2021 में जिनके पास 215 सीट्स थी वो 2026 में 80 पे आ गई और ममता खुद अपने ही घर भवानीपुर में 15,105 वोटों से हार गई। तो यहाँ पे सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? ये एक दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे है 15 सालों की एक कहानी और वो कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 48 साल के रमेश मंडल मुर्शिदाबाद के एक खेत में मजदूरी करते हैं और उसका बेटा सुशांत रातों को ट्यूशन पढ़ा करके एक एक पैसा बचा के एसएससी का टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम को 2016 में क्लियर किया। मेरिट लिस्ट में नाम भी आया, अपॉइंटमेंट लेटर भी आया, लेकिन जब वो स्कूल के गेट पे पहुंचा तो प्रिंसिपल ने कहा यहाँ किसी और की पोस्टिंग हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये था कि किसी ने 3 लाख रुपए दे करके वह सीट ही खरीद ली और सुशांत का अपॉइंटमेंट लेटर बस एक कागज का टुकड़ा बन के रह गया। अब आप यहाँ पे ये मत सोचो कि ये सिर्फ सुशांत के साथ में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में अपनी एक जजमेंट में यह क्लियरली कहा कि बंगाल का स्कूल के रिक्रूटमेंट में जो हुआ वो लार्ज स्केल मैनिपुलेशन फ्रॉड था और इस फ्रॉड की वजह से 25,752 टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की अपॉइंटमेंट्स जिनके पास मेरिट थी, जिनके पास क्वालिफिकेशन था, सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दी, पूरी कैंसिल एकदम से। 25,752 टीचर्स अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल की। फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ चटर्जी उसके बाद अरेस्ट किया जाता है क्योंकि उसके एसोसिएट के घर से 50 करोड़ से ज्यादा कैश मिले। ये पैसे कहीं और से नहीं आए थे, सुशांत जैसों की मेहनत के थे। तो यहाँ पे एक चीज समझ लो कि ममता बनर्जी की सरकार में जो सिस्टम था उसने एक पूरी जनरेशन के सपने को बेच दिया। तो रमेश और सुशांत जैसों को उन्हें सिर्फ इंतजार करने को कहा गया और ये इंतजार 6 साल चला। लेकिन रमेश की स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती है क्योंकि इससे भी बड़ी चीज थी जो रमेश के आसपास हो रही थी और वो चीज थी डर। अब नौकरी का डर तो था ही, लेकिन बंगाल में सिर्फ नौकरी नहीं बिकी, बंगाल में खून भी बहा और वो खून पॉलिटिकल था, प्लान्ड था, सिस्टमेटिक था और ऑलमोस्ट अनपनिश्ड था। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ। देखिए रमेश के पड़ोस में एक करीम करके लड़का रहता था। करीम एक बीजेपी पार्टी का वर्कर था, छोटा सा काम करता था लोकल लेवल पे। 2021 के इलेक्शन के बाद वो अपने ही घर में रात को दरवाजे के पीछे लाठी रख के सोता था क्योंकि उसकी लोकेलिटी में टीएमसी के सपोर्टर जो भाई कहते थे रातों को आते थे, कभी कभी धमकी, कभी मारपीट और एक दिन सुबह उसके घर पर पत्थर भी मार करके वो लोग गए। ये कोई आइसोलेटेड एक्सीडेंट नहीं था। 2021 के इलेक्शन के बाद जो बंगाल में हुआ उसकी हिस्ट्री बंगाल पोस्ट पोल वायलेंस के नाम से याद रखेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने खुद एक प्रोब ऑर्डर किया, एनएचआरसी ने इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस का लेबल दिया। यहाँ से एक और जगह का नाम आता है संदेश खाली। ये नाम सुन के रमेश की आंखें भर जाती हैं क्योंकि संदेश खाली बंगाली वुमेन्स के लिए एक अलग ही दर्द का नाम है। वहाँ टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके साथियों पे एलिगेशन आए, महिलाओं को सिस्टमेटिक सेक्सुअल एब्यूज करते थे। पूरा गांव डर में जीता था। जो लड़के थे उनको मारते पीटते थे, घर के पुरुषों को, और महिलाओं को कहते थे कि अगर अपने पति अपने भाई को देखना चाहती हो तो शाम को ऑफिस में आ जाना। महिलाओं ने गवाहियां दी, माओ ने बयान दिए और सरकार ने क्या किया, इसे पॉलिटिकल साजिश कहकर इग्नोर करते रहे तब तक जब तक सीबीआई नहीं आई। टीएमसी के गुंडों का खौफ इतना ज्यादा और इतना ये बेखौफ थे कि अभी इलेक्शन रिजल्ट के एक दिन बाद चंद्रनाथ रात शुवेंदु अधिकारी के पीए जो भी सीएम है उनके पीए को मध्यग्राम में सीधा गोली मारी थी, एक हार्ट में, एक पेट में, यानी कि 5 गोलियां मारी गई थी जिसमें से 4 गोली उसके शरीर से निकली और वो ऑन द स्पॉट डेथ कर गए। ये पोस्ट पोल वायलेंस बंद नहीं हुए, तब भी नहीं हुए थे और अब भी नहीं। तब एक चीज समझ लो, अगर कोई ये कहता है कि बंगाल में सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन था तो वो गलत है। बंगाल में एक पूरा सिस्टम था जिसमें डर एक पॉलिटिकल हथियार था और वो हथियार टीएमसी ने 15 साल तक यूज किया। लेकिन डर के साथ साथ एक और चीज थी जो शायद ज्यादा खतरनाक थी, वो थी इकोनॉमिक बर्बादी। देखिए रमेश का बेटा बेरोजगार था, नौकरी स्कैम की वजह से रमेश का पड़ोसी करीम डर में जीता था, गुंडा राज की वजह से। लेकिन इन दोनों के पीछे एक बहुत बड़ा सवाल था, 15 सालों में बंगाल की इकोनॉमी का क्या हुआ, और वो भी बता दूं। 2011 में जब ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनी तो बंगाल ने एक सपना देखा था। लेफ्ट के 34 साल के बाद लोग थक गए थे और ममता ने वादा किया था परिवर्तन यानी कि बदलाव। लेकिन 15 साल के बाद जब हिसाब लगाते हैं तो क्या मिला? सुशांत का दोस्त अरिनव इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर मुंबई चला गया क्योंकि बंगाल में कोई जॉब नहीं मिली। प्रशांत एमबीए के बाद पुणे में काम करता है, बंगाल से निकल गया और सुशांत अभी भी मुर्शिदाबाद में है, बेरोजगार और अपने बाप के साथ खेतों में काम करता है। ये सिर्फ एक केस नहीं है। बंगाल में इंडस्ट्री क्यों नहीं आया 15 सालों में, यह एक बड़ा सवाल है। इंडस्ट्री किसी भी जगह तब आता है जब
लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहता है, जब रेड टेप कम हो और जब कोई गारंटी हो कि आपका पैसा सेफ है। बंगाल में ये तीन चीजें तीनों मिसिंग थी। 135 सीट्स का नुकसान हुआ टीएमसी को। 2021 में 215 से सीधा 2026 में 80 पे आ गए। ये सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, जनता ने एक एक चीजें याद रखी थी, नौकरी, स्कैम, गुंडाराज, करप्शन और सबसे बड़ा सरकार का ये फील कि तुम हमसे पूछताछ नहीं कर सकते। देखिए एक चीज और थी जो शायद सबसे ज्यादा बुरी थी ममता की सरकार में, वो ये थी कि उन्होंने डिसेंट को क्राइम बना दिया। जो पॉलिटिशियन सवाल करता उसका ट्रांसफर हो जाता, जो जर्नलिस्ट उन्हें कवर करता उसको थ्रेट मिलते, जो आम नागरिक उनके पार्टी वर्कर का विरोध करता उसके ऊपर एफआईआर होती, मारा पीटा जाता या फिर गला ही काट दिया जाता। तो बंगाल में एक ऐसा सिस्टम बन गया था जहां परिवर्तन का मतलब था एक पावर स्ट्रक्चर को जो पूछताछ से ऊपर था, और इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट था जो 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने किया। 50 करोड़ प्लस कैश मिला पार्थ चटर्जी के क्लोज एसोसिएट के घर से, जो ममता सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर थे। ये पैसे कहीं और से नहीं आया, ये टीचर्स की नौकरी से आया जो बंगाल के गरीब फैमिलीज की उम्मीद से आया था। और फिर एक और चीज आई जो इलेक्शन से पहले बहुत बड़ा मुद्दा बना, वोटर लिस्ट। बंगाल में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान 90 लाख वोटर्स की एंट्रीज हटाई गई। 90 लाख मतलब कि 12% इलेक्टोरेट। ऑपोजिशन ने इसे वोट बैंक मैनिपुलेशन का नाम दिया। 15 बूथ में रीपोल हुआ, फाल्टा कंस्टिट्यूएंसी में पूरा रीपोल हुआ, क्योंकि आपने देखा होगा ईवीएम पे जहां बीजेपी का बटन था उस पे लोग टेप मार देते थे, च्युइंगम चिपका देते थे कि कोई वोट ना कर पाए, इसलिए वहां का पूरा पोल ही कैंसिल कर करके वहां पे फिर से री इलेक्शन होगा। ये सब तो हो रहा था जब ममता के सपोर्टर्स कह रहे थे कि सब कुछ ठीक। तो एक तरफ नौकरी स्कैम, एक तरफ गुंडाराज, एक तरफ इकोनॉमी फेलियर और एक तरफ वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन, ये सब एक साथ चल रहा था बंगाल में। और इन सब चीजों के बीच में आया 4 मई 2026 और फिर जो हुआ वो बंगाल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। ममता का भवानीपुर। भवानीपुर ये वही जगह है जहाँ से ममता ने 2011 में पहली बार जीता था। ये उनका घर था, उनका किला। और इसी भवानीपुर में 4 मई 2026 को शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें 15,105 वोटों से हराया। तो यहाँ पे एक बात और समझना जरूरी है, शुभेंदु अधिकारी वही हैं जिन्हें 2021 में ममता ने नंदीग्राम में हराया था, और आज 2026 में शुभेंदु ने ममता को उनके ही घर में घुस के हराया। यह सिर्फ एक पोएटिक जस्टिस नहीं है, ये बंगाल की जनता का एक डायरेक्ट मैसेज था कि हमें याद है 2021, हमें याद है नंदीग्राम, हमें याद है सब कुछ। और वो बीजेपी ने किया वो बंगाल की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ था। देखिए ये नंबर 207 सिर्फ एक जीत नहीं है, इस समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2016 में बीजेपी बंगाल में थी कहाँ पे? सिर्फ 3 सीट पे, 3 पूरी असेंबली में। 2021 में वो 77 पे आई और 2026 में सीधा 207। तो ये जर्नी है 3 से 207 तक की। ये सिर्फ एक पार्टी की ग्रोथ नहीं है, ये बंगाल की जनता का एक स्लोली बदलता हुआ फैसला है। एक आदमी एक दिन में नहीं बदलता, एक स्टेट भी एक दिन में नहीं बदलती। ये 10 सालों की मेहनत, 10 सालों का दर्द और 10 सालों की उम्मीद का रिजल्ट, यानी कहे 15 साल से। बट 15 साल पहले बीजेपी इतनी मजबूती से नहीं लड़ी थी। 207 सीट बीजेपी को मिली। बंगाल की हिस्ट्री में किसी भी नॉन लेफ्ट नॉन टीएमसी पार्टी का सबसे बड़ा मैंडेट। ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा तृणमूल नहीं हारी है। दीदी ने रिजाइन भी नहीं किया, वो तो असेंबली भंग हो गई, उसकी वजह से शुभेंदु अधिकारी को सीएम बनाया गया। लेकिन 135 सीट्स का नुकसान और अपनी खुद की ही सीट हार जाना, ये नंबर्स कुछ और ही कह रहे हैं। और रमेश मंडल मुर्शिदाबाद में वो रिजल्ट स्क्रीन देख रहा छोटे से फोन पे 207, उसकी आंख भर आई, लेकिन ये दर्द के आंसू नहीं थे। पहली बार 6 सालों में वो खौफ से नहीं उठा, वो उम्मीद से उठा कि अब यहाँ पे ये सवाल है तो अब आगे क्या। अगर आपको लगता है कि ये कहानी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में बताओ कि तुम्हारे हिसाब से बीजेपी के लिए बंगाल में सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, नौकरी, लॉ एंड ऑर्डर या कुछ और। कमेंट में जरूर लिखो। बंगाल ने अपना फैसला सुना दिया, अब देखना ये है क्या वो फैसला जिंदगी भी बदलेगा। जय हिंद, जय बांग्ला।